थोड़ा नहीं मिला गधा, तो बीचवा में कैसे छूट गया तुम? लेट से आया होगा। अगल बगल में देख ले किसी के पास एक्स्ट्रा होगा गधा कहीं का। इससे पहले क्लास में आपको क्या पढ़ा दिए थे? रसीद गिर गया किसी का? किसका रसीद गिर गया? लेते हो यहाँ पर। मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाना है। व्यापार संतुलन पढ़ा दिए थे, भुगतान संतुलन भी पढ़ा दिए थे। मुद्रास्फीति के कितने का, मुद्रास्फीति उत्पत्ति के कितने कारण? पहला तरलता, मांग, लागत। गर्ल्स लोग जिनका पीडीएफ नहीं, हाथ उठाओ। यहां देख लो एक बार, इधर देख लो, हाथ उठाओ। अरे देखो बेवकूफ, कहाँ देख रहा है वो? यहाँ देख लो, इस साइड में। हाँ, जब सब लोग को मिल गया पीडीएफ, आप बताइए मौद्रिक नीतियों के, खुले बाजार की नीति क्या मौद्रिक नीति का हिस्सा है? खुले बाजार का हिस्सा है गधा। मतलब खुला बाजार मौद्रिक नीति दोनों एक ही चीज में आता है। चिथड़ा उड़ा है किसका? संदेश सुमन। संदेश सुमन। चलो बाबू आगे मौद्रिक नीति वगैरह बताया। खुले बाजार की नीति के तहत क्या बेच दिया जाता है? बॉन्ड पेपर वगैरह बेच दिए जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाई दिए थे, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वगैरह सब बता दिए थे। बताइए तो ईद में सेवई महंगा क्यों हो जाता है? मांग प्रेरित, मांग प्रेरित मुद्रा। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी बताइए जो फोचका वगैरह का दाम बढ़ गया, खाने पीने का, ये कौन? लागत प्रेरित। गेहूं चावल के मांग लागत प्रेरित। रीजन क्या है? डीएपी 1600-1300 हो गया। इतना महंगा हो गया तो कहां से बेचारा किसान करेगा? समझ में कि नहीं? वेनेजुएला चौपट हो गया, तरलता बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया था? मुद्रास्फीति में ये बताइए, लाभ और हानि बता दिए थे किसको किसको होगा। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होगा बता दिए थे। ऋणी जो कर्जा लिया है उसको, किसान को, उद्योगपति, व्यापारी, परिवर्ती आय वाला व्यक्ति लाभ, परिवर्ती आय जिसको महंगाई भत्ता मिल जाता है, विक्रेता लाभ, निर्यातक जो कर्जा दिया था स्थिर आय वाले को, ग्राहक को, आयातक को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मुद्रास्फीति को रोकना जरूरी है कि नहीं है? मुद्रास्फीति को रोकना जरूरी है। मुद्रास्फीति को रोकने की क्रिया को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तरलता को कंट्रोल करके। तरलता कैसे कंट्रोल होगा? मौद्रिक नीतियों को हार्ड करके। मौद्रिक नीतियों क्या कर दीजिए? टफ कर दीजिए। क्या हो जाएगी? तरलता कंट्रोल हो जाएगी। तरलता कंट्रोल हुआ, सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। अब मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा कंडीशन होता है रिसेशन यानी मंदी। मंदी वह स्थिति होती है जब लोगों के पास पैसा ही नहीं बच जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए और खतरनाक चीज है। मुद्रास्फीति तो चल जाता है, ये और चौपट हो जाता है। क्या कहेंगे इसे? मंदी। मंदी में जब तरलता एकदम घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? मंदी। और जब तरलता बढ़ जाए तो उसे मुद्रास्फीति। सबको पीडीएफ मिल गया कि कोई बचा भी? हाथ उठाओ। कोई बचा है तो? एक्स्ट्रा किसी के पास है पीडीएफ? ठीक है, यहाँ पे तो अगल बगल का कोई मांगेगा तो दे देना लोग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक मिनट हो। मुद्रास्फीति का उल्टा क्या हो जाता है? मंदी। मुद्रास्फीति का उल्टा मंदी अच्छा है कि मुद्रास्फीति? दोनों में से अगर एक हो,
खराब तो दोनों है, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन है? मंदी बहुत जानलेवा चीज हो जाता है। मंदी क्या हो जाता है? जानलेवा। जैसे देखिए, कोरोना के बाद भारत में मंदी देखा गया था। कोरोना जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने अपना बचा हुआ पैसा तो इस्तेमाल कर लिया, उनके पास पैसे खत्म हो गए। और जैसे कोरोना का एक दौर हुआ, जैसे जो पहला कोरोना आया था 2020, जो पहला कोरोना आया था 2020, इस 22 लिख दिए 20, ये मार्च से भारत में असर लॉकडाउन का होने लगा। मार्च में, तो मार्च का लॉकडाउन ना आदमी मजाक समझ लिया, हो एक हफ्ता बंद हो तो जनता कर्फ्यू हो तो थाली ताली बजाओ। शुरुआत में तो हम लोग थाली बजाएं, समझ में आ गया कि ना? शुरुआत में हम लोग क्या पीटे थे? थाली पीटे थे। और दूसरा लेयर में छाती पीटने लगे, समझ में आ गया नहीं? डेल्टा वाले में क्या पीट दिया? छाती पीट दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले दिया जलाए थे, उसके बाद चीता जलाने लगे। बहुत खतरनाक स्थिति हो गया था। शुरुआत में हम लोग ने, देखिए सरकार को भी नहीं पता था ये ससुरा इतना खतरनाक हो जाएगा, और गवर्नमेंट तो अपना गाइडलाइन दे ही रही थी। लोग लापरवाही इतना किए, हद तो हो गई। आज भी कई को कहता है ऐसा कि कोरोना कुछ नहीं है, मतलब खूने खोल जाता, अजब टाइप का लगता है यार, किस दुनिया का ये आदमी है। आज के वक्त में भी कहता है कोरोना कुछ, लाखों में लोग मरे हैं, लाख में लोग मरे हैं, मतलब जो मरे वो शौक से मर गए। अरे पता नहीं आजकल के दिमाग कहां चला गया है यहाँ पर। आज जो कह रहा है ना कोरोना कुछ नहीं है, पूछिए कितना पढ़े हो? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो कौन सी ज्ञान दे रहा है यहाँ पर? ऐसा लोगों के लिए भी पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पकड़ के उन सबको कोरोना वार्ड में रख देना चाहिए 4 दिन बस। कोरोना का जहां एकदम इमरजेंसी केस वाला है ना, वेंटिलेटर पे ऐसे ऐसे सांस ले रहा, वहीं छोड़ दो उसको बिना मास्क का। अच्छा कोरोना है ही नहीं, आप चाय पिलाइए यहाँ डॉक्टर लोगों को। देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा 2 गो मराएगा सब ना, ज्यादा नहीं, 2 गो हड़कम मच जाएगा एकदम ना। कोरोना है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, तो आप उन डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं जो अपना जिंदगी दांव पे लगा के इस देश को बचाए थे। लोग यहाँ पर डॉक्टरों ने इस दिन के लिए इस पेशा को नहीं लिया था। आप सोच नहीं सकते थे, डॉक्टरों ने जितने अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा था कोरोना में, उतना लाश गिन लिया उन लोगों ने। कितना हाल, डॉक्टर सब अपना साइकेट्रिस्ट से इलाज करा रहा है, सब मानसिक रूप से बीमार पड़ गया, सब टेंशन में। कितना लाश देख सकते हैं जी? डेली 20 गो लाश देखिएगा, आपका दिमाग कहां जाएगा? अजब टाइप का हो गया। डॉक्टर सब बेचारा मेंटल अब इलाज करा रहा है, सब डिप्रेशन में चला गया है सब। किसी एक नॉर्मल इंसान, आपके घर में बूढ़े दादा बाबा की मृत्यु हो जाती होगी तो 1 हफ्ता आपका दिमाग काम नहीं करता होगा। सोचिए उस डॉक्टर के हाथ में कोई 18 साल का 20 साल का जवान लड़का मरता होगा, क्या हाल होता होगा? जो का मजाक बनाता, मन गई जन का मार मूसर से मारे। अरे बांस तो खोखला होता है रे, मूसर, मूसर से परछावन वगैरह होता है, लोढ़ा से होता है। बेरोजगार सबका परछावन कौन चीज से होता है? मूसर से। पेनवा कहां गया जी? जो पेनवा कहां भाग गया? अच्छा कोई बात नहीं, हाथे से लिख देता है। 2020 में जब कोरोना था तो अप्रैल महीने से लॉकडाउन बहुत भयानक लग गया, और यह सबसे खतरनाक था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ये फर्स्ट वाला जो कोरोना था, इस दौरान जो हैंड टू माउथ वाले लोग थे, डेली कमाने और खाने वाले, ये तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। क्योंकि डेली जो मजदूर होते हैं, इनके पास महज 10 दिन के बैकअप का पैसा होता है, क्योंकि महीने के 30 दिन तो इनको काम ही नहीं मिलता, 1 आध दिन बैठ जाते हैं ये लोग। तो इनके पास डेली कमाने खाने वाले के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और इतना बर्बाद किया मिडिल क्लास फैमिली को जिसका कोई हद नहीं। हमको कई होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर हमको कॉल करके बेचारे रो देते थे। वो कहते क्या थे कि हमारा समाज भी बड़ा उटपटांग है, कि अगर आप जीविका चलाने के लिए अगर हफ्ते कटते हैं, भीख मांगेंगे तो ही नौटंकी करेगा, और छोट मोट काम करेंगे तो हंसने लगेगा। अरे यार भीख मांगे अगर नहीं काम करे तो। बेचारा होम ट्यूशन पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, होम ट्यूशन बंद हो गया, प्राइवेट स्कूल बंद हो गया। वो कहे कि करे क्या करे सर, दूसरे शहर में जाके बेचारा मास्क लगा के कोई छोटा मोटा काम करने लगे, सब्जी उब्जी लगाने लगे लोग, मास्क उसको लगा के। ऐसे लोगों को तो बर्बाद कर दिया कोरोना यहाँ पर। तो इस दौरान इतना लॉस हुआ था कि लोगों का पैसा ही खत्म हो गया है। तो जिस कारण हम लोगों ने कौन सा फेस किया था? मंदी। अभी बताइए, मंदी में तरलता रहती है कि पूरे गायब हो जाती है?
पूरे गायब हो जाए। इसमें सबसे भयानक लॉस लगा रियल इस्टेट की कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनाती थी, पूरा का पूरा रियल इस्टेट चौपट हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां नीलाम हो गई, सब रियल इस्टेट की कंपनी। तरलता खत्म हो गया, मजदूर गांव चले गए, उनका लागत बढ़ता गया और उनके टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए, कंपनी का रेपुटेशन गया और कंपनी काफी लॉस में चली गई। सरकार देखी कि सोच रहा है इनमें कैसे नहीं है, तो इनको कैश नहीं है, तो सरकार ने कह दिया कि आप अपना इनकम टैक्स 1 साल बाद भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कह दिया आधार कार्ड पर आप लोन लेके पैसा ले लीजिए। काहे कहां गया आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट आओ ससुराल में कूद नहीं ना। उस दिन आरबीआई क्या कर दिया, छूट दे दिया कि हाँ पैसा निकालो। आधार कार्ड पे क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। आपको कोरोना में अपना बिजनेस चालू करने के लिए भी लोन मिल सकता है। सरकारी काहे पैसा बांट रही थी, ले जो फ्लो बढ़ाओ, पूरा बीपीएल हो गया है देश का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कैश पैसा शरीर के लिए जिस तरह से ब्लड है, देश के लिए पैसा है। अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, घट गया तो मंदी में मांग बढ़ जाती है कि घट जाती है, मांग खत्म हो जाती है। मंदी में मांग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मंदी बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे अभी कई लड़के पैसा की कमी से वापस लौट जाते हैं पटना से, समझ में गया। तो वो क्या होता था, मंदी, वापस बुला लिया जाता है। मांग किस में खत्म हो जाता है, मंदी। मंदी ज्यादा खतरनाक की मुद्रास्फीति, मंदी ज्यादा खतरनाक होता है, पूरी देश को डुबा देता है मंदी। यहाँ पर मंदी से बाहर आने के लिए तरलता बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, तरलता बढ़ा देना। मौद्रिक नीतियों को टफ करना चाहिए कि नॉर्मल करना चाहिए। क्या आरबीआई को बॉन्ड बेचना चाहिए, नहीं, बॉन्ड नहीं बेचना चाहिए। आप ध्यान से आए होंगे एलआईसी वाला कम घूम रहा था, सब कोरोना में कम घूम रहा था सब। कोनो नहीं कर रहा था, तो फिक्स करा लीजिए, डिपॉजिट करा लीजिए, कर रहा था नहीं, एकदम सख्त आदेश था आरबीआई का, शांति से रहिए। सोचा तो नहीं, पूरा तो इनको पैसा नहीं है देश में, पूरा का पूरा पैसा का क्या करो, फ्लो करा दो। 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लोन में क्या किए थे, दिए थे। काफी गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया था इस सब के लिए। इसके लिए पहले से कोई फंड भी नहीं था, और इतना खतरनाक एक साथ बीमारी आएगी किसी को नहीं पता था। और कोई भी देश, केवल भारत नहीं, कोई भी देश इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा के रखता है। अब बताइए, अगर जितना जरूरत कोरोना के समय था ऑक्सीजन वेंटिलेटर का, मशीनें तो लगा दी गई, अब वो मशीन की जरूरत नहीं पड़ रही है। बताइए, जितना ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का तो लगा दिया गया, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, अब वो जंग खा रहा है। अभी को चौथा लहर आ रहा है, अब चौथा लहर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मतलब चीजें, लेकिन हाँ संभल के रहने की जरूरत है। आ जाएगा तो क्या आपका रिश्तेदार थोड़े हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ऑक्सीजन बहुत महंगा कर दिया था उस समय, अब वो महंगा, आपको सीधी सी पता है, सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। अब महंगा हो गया था वहां पे, सिलेंडर बहुत महंगा। रेमडेसिविर 40,000 में, 1500 की दवा कितने में बिकी थी, 40,000 में रेमडेसिविर भी कहता। तो बताइए, मंदी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसेशन। देखिए, दोनों चीज से आदमी निकल सकता है। अगर देश में मंदी आ गई तो भी निकल सकता है, कैसे, तरलता को बढ़ाकर। और देश में मुद्रास्फीति आ गई तो भी आदमी निकल सकता है, कैसे, तरलता को घटाकर। सिंपल है कि नहीं। लेकिन समस्या जानते हैं कब आता है, जब ससुरा मंदी भी हो, अब मुद्रास्फीति भी हो। क्योंकि देश इतना बड़ा है, देश के एक हिस्सा में मंदी हो जाए, एक हिस्सा में मुद्रास्फीति हो जाए। अब आरबीआई तो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, ऐसा थोड़ा बना, महाराष्ट्र के लिए अलग, यूपी के लिए अलग। जब देश में दोनों स्थिति एक साथ आ जाती है ना, तो दिक्कत हो जाता है, मंदी और मुद्रास्फीति दोनों। यह हल्का सा देखने को मिला था कोरोना में। कोरोना में बहुत सा बिजनेस ऐसा था तो जो चमक गया था, बहुत जबरदस्त चमक गया, और कुछ ऐसा था जो एकदम पूरी तरह से चौपट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था। कोरोना में आप भी फेमस हो गए। कोरोना से पहले भी हमारी कोचिंग पटना की सबसे बड़ी कोचिंग थी। आप अपने जो सीनियर भैया होंगे लोग, आपके जो आपकी दीदी होगी, उससे पूछिएगा, कोरोना से पहले भी यहां बैठने को जगह नहीं था, कोरोना के बाद भी नहीं था। फर्क बस ये आया कि पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो जो एक बार समझ में आ जाता था, कोई आदत लग जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शिक्षा, लोग कहते हैं ना पढ़ना है, हम शिक्षा को नशा बना देना चाहते हैं। जैसे कैसे सिगरेट वाले को, दारू वाले को चिल्लाते रहिए नहीं छोड़ेगा, उसी तरह हम भी चाहते हैं शिक्षा को ही क्या बना दो, दारू की तरह नशा बना दो, सोचा छोड़बे ना करें यहाँ पर। और इस चीज को आप देखिएगा, आप एक बार पढ़ लेंगे ना, आपको एकदम मन नहीं लगेगा, फिर यहाँ भगबे नहीं करेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
कई लोगों को टेंशन रहता है, उनका लड़का कहीं दूसरे जगह चल जाता है पढ़ने के लिए। हम कहते हैं हमारा कोई टेंशन नहीं होगा, मन ना लगेगा उसको आप मन नहीं लगेगा आपको। आप तो ये कोरोना में ऐसा नहीं है। कोरोना में लोगों ने जान के, हमारी मजबूरी थी, समझ में आ गया कि नहीं, मजबूरी थी कि हम कैसे पढ़ा सकते थे, ऑनलाइन ही क्या कर सकते थे, पढ़ा सकते थे। और उसके बाद से हम गया तो आदमी धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बताइए, अगर पूरे एक साथ मंदी आई तो कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं? सिंपल है, किसी से लोन का ईएमआई मंगबे मत करो। अब कोई लोन लिया है स्कूटी के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, 4 व्हीलर के लिए, पढ़ने के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए क्या लिया है? लोन लिया। उसका ईएमआई मत मांगो, उसके क्या बच जाएगा? जेब में बच जाएगा, तरलता बढ़ गया। लोन उल्टे बांट दो, तरलता बढ़ गया। और अपना ये जो मौद्रिक नीति है उसको क्या कर दो? कम कर दो। टैक्स रिकवरी का 2 साल एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मंदी से चुपचाप क्या हो जाएगा? निकल जाएंगे लोग, आराम से हो जाएगा। और अगर मुद्रास्फीति है तो आप देखिए, तरलता के कारण मुद्रास्फीति है कि लागत प्रेरित है कि मांग प्रेरित है? और अगर इसमें लागत प्रेरित है तो कुछ ना कर पाएगा आदमी। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बहुत डेंजरस हो जाता है। उसके लिए फिर बहुत तगड़ा दिमाग होना चाहिए आपके पास। समझ में आ गया कि नहीं? भारत में कभी भी महंगाई नहीं आ सकती थी, कंट्रोल ही छोड़ दिया गया भाग भरोसे। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या है? जितने आईएएस अधिकारी हैं इन सबको पता है कि हमारे ऊपर वाला नेता किसी काम का नहीं है, और उसको पता है कि हम काम करेंगे तो नाम इसका होगा, नहीं करेंगे तो गाड़ी यही सुनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिएगा, अफसरशाही में ना सब एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। सब कोई एसपी है तो डीएम उसका रिश्तेदार है, क्योंकि भाई हर इंसान का एक कैटेगरी में क्या होता है? रिलेशन बनता बिगड़ता रहता है। ये चीज हम देखें, पता चला उधर सचिव है तो उसका दामाद कहीं का एसपी है। अब पता चला नेतवा को गरिया दिया वो एसपी को, एसपी तो सुन लिया, ससुर जी को बोल दिया सचिव में, सचिव कमवे नहीं करेगा, जो ससुरा तुम्हें, गाड़ी तुम ही सुनेगा। बड़ा सब इसका झोल मोल रहता है, यहाँ पर चेन बना हुआ है यहाँ पर। तो उसको पता है कि हमारे ऊपर वाला सब जो है ना उतना से काम लायक नहीं, इसलिए उतना अच्छा काम नहीं करता। समझ में आगे नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। ये देखो एक और गधा कहीं का, मेरा पूरा परिवार वैक्सीन नहीं ले रहा है, तुम्हारे पूरे परिवार को भेज दिया जाए कोरोना वार्ड में। एक साथ आप मंदी कंट्रोल कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बता बाबू, मंदी में पैसा मतलब बढ़ाएगा कि घटा देगा? तुम बताओ। हाँ, मंदी में तरलता को मार्केट में और बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ा देंगे। लोन रिकवरी वापस मांगोगे छोड़ दोगे? अभी टैक्स वापस मांगोगे, टाइम दे दोगे एक्स्ट्रा? हाँ, टाइम दे। बॉन्ड पेपर बेचोगे कि छोड़ दोगे? अभी बॉन्ड मत, हाँ छोड़ देंगे, बॉन्ड पेपर छोड़ देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक साथ मंदी या मुद्रास्फीति दोनों आ गया तो बहुत दिक्कत होता है। एक साथ अगर मंदी या मुद्रास्फीति दोनों आ गया तो बहुत दिक्कत होता है। देश के एक हिस्सा में अक्सर इस चीज को देखिएगा, पटना में जो महीने का लास्ट दिन होता है ना, उस दिन स्टूडेंट टेंशन में हो जाता है, मकान मालिक खुश रहता है कि अब अगले महीने आएगा। समझ में आ गया कि एक छोटे से समय के लिए पटना में ये दोनों देखने को मिल जाता है, एक जगह मंदी, एक जगह मुद्रास्फीति। जैसे जैसे आपका पैसा खाली होता है तो आप लोग किसके शिकार हो जाते हैं? मंदी। अब मकान मालिक किसका शिकार हो जाता है? मुद्रास्फीति। तो जब आप जाते होंगे शॉपिंग करने तो मकान मालिक मंदी का शिकार रहता होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको क्या हो गया? जाओ जाओ जाओ, चले जाओगे? हाँ, जाइए जाइए जाइए, आगे बढ़ जाए। तो बोलिए, एक साथ जब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सीजीएल का क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मंदी और मुद्रास्फीति दोनों हो जाती है, मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो जाती है। अब भयानक समस्या, अगर आप रहेंगे वित्त मंत्री और आपके सामने ऐसा विकट परिस्थिति आ जाए कि देश में मंदी भी है, हम मुद्रास्फीति भी है, तो पहले किसको कंट्रोल करेंगे? पहले मंदी को, पहले मंदी। समझ में आ गया कि नहीं? जो खतरनाक है पहले उसको निपटाइए ना, पहले किसे कंट्रोल करेंगे? मंदी। और जब मंदी कंट्रोल हो जाएगा तो धीरे धीरे किसे करेंगे? मुद्रास्फीति को। स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया? मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ आ गया तो स्टैगफ्लेशन। और तरलता एकदम खत्म हो गई, मंदी, तरलता बढ़ गई। बताइए, मुद्रा यानी पैसा की वैल्यू गिर जाती है, किसमें? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहता।
अब पैसा की वैल्यू एकदम बढ़ जाती है। हाँ, मंदी, पैसा की वैल्यू बढ़ जाती है। मंदी, जब पैसा नहीं रहता है बहुत, क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक दिल्ली में कोई लड़का था जिसका बुलडोजर से घर गिरा गया, सिक्का बटोर रहा था। छोटा सा लड़का क्या होता है, सिक्का बटोर रहा था दिल्ली में। वो क्या, किसका शिकार हो गया? मंदी के। समझ आ गया कि नहीं? पता नहीं क्या रमेश गुप्ता करके ऐसा कोई था, जूस का शायद दुकान था उसका, तो घर ही गिरा दिया। अब क्या हो गया, बेचारा पैसा बट रहा था, छोटा सा लड़का, उसके लिए 2-4 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता। डिपेंड करता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का हालत कैसा है। अब सोच सकते हैं जो 2-4 रुपया बटोर रहा था उसका बहुत ये सब चीजें क्या बोला जाए, अजीब टाइप का लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? मंदी वगैरह समझ में आ रहा है? स्टैगफ्लेशन समझ में आ गया? अब समझते हैं नोट छापना। क्या समझते हैं? नोट छापना। किसी को भी दिक्कत है तो बताया जाए, बोलिए। मंदी अलग अलग देशों में डिपेंड करता है। अमेरिका में एक बार भयानक मंदी आया था, भयानक मंदी अमेरिका में 2009 से लेकर 2011 तक 2 साल तक भयानक मंदी रहा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी, पूरी दुनिया की। समझ में गया? एक वो मंदी था। एक और मंदी आया था जब 9/11 का हमला हुआ था, 26/11 का। पूरे टूरिस्ट क्या हो गए थे, भाग गए थे। शॉपिंग मॉल सब, हाई राइज बिल्डिंग पे कोई चढ़ना ही नहीं चाहता था, कब जहाज कौन ले आके लड़ा देगा यहाँ। वो भी एक तरह का क्या था, मंदी था। 1934 में पूरी दुनिया में भयानक मंदी आई थी, जो आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म ले लिया। तो मंदी अलग अलग देशों पर प्रभाव पड़ता है, और ये वहीं के लोग बता सकते हैं कि खतरनाक प्रभाव पड़ा है कि नहीं, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन शैली भी डिपेंड करता है। अब हम लोग के यहाँ की जीवन शैली एकदम नॉर्मल है, बहुत बड़ा जीवन शैली नहीं है। कोरोना से मंदी आया था कि नहीं आया था? आया। लॉकडाउन में बहुत से लोग क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। आगे बढ़िए, नोट छापने का सिद्धांत समझे। देखिए, नोट छापना अकलमंदी नहीं है, लेकिन देश को चलाने के लिए नोट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तरलता बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आरबीआई की जिम्मेदारी है नोट छापने की। किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई। आरबीआई नोट छापने के लिए पहले जो नियम अपनाता था, आरक्षित कोष प्रणाली। कौन सा? आरक्षित कोष प्रणाली, रिजर्व फंड पॉलिसी, कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली, समझा गया? इसके तहत आरबीआई जो था, नोट जब छापता था तो एनी टाइम आरबीआई के पास 400 करोड़ रुपए क्या रहते थे, रखे रहते थे। आरबीआई के पास एनी टाइम कितना रहना चाहिए? 400 करोड़ रुपए। कितने? 400 करोड़। अभी जो आरबीआई अपनाती है वो न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है। किसे? न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली किसे अपनाती है? न्यूनतम। कितना पैसा रखती है? 200 करोड़। पहले कितना रखती थी? अभी कितना रखती है? 200 करोड़। आरबीआई का कहना है इतना पैसा रख के क्या होगा, जब डिजिटलाइजेशन है इतना ज्यादा हो गया है तो कैश रख के कोई खास फायदा नहीं है। तो बताइए, आरक्षित कोष प्रणाली में आरबीआई कितना रखती थी पहले? अभी कौन सा? अभी 200 करोड़। पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान में नोट किस विधि पर छापे जाते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। यानी कुछ पैसा आरबीआई के पास हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने जितना नोट छापा है वो कोई जरूरी नहीं कि बैंकों के कंट्रोल में ही रहे। हो सके कि लोग नोटवा सब जेबे में रखते जाए, इमरजेंसी के तौर पे सोचिए, सब पैसा कहाँ रखते जाए? जेबे में रखते जाए। बैंक में कोई जेबे नहीं करे, अपने गोदाम में रखने लगे। कानपुर में दुकानें यहाँ मारा था, 400 करोड़ रुपए निकला था। हाँ, 100 करोड़ के आसपास, बड़ी ज्यादा पैसा निकला था। 1-2 महीना पहले की बात है। आगे बढ़ जाए तो ध्यान से देखिए, तो आरबीआई हमेशा अपने पास कितना रखती है? पहले कितना रखती थी? अभी क्या ऐसा होगा कि पूरा देश का पैसा बैंक से खत्म हो जाए, लोग अपने घर में रख ले? नहीं हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। कुछ ना कुछ तो आपके रहना चाहिए कि नहीं। इस 200 करोड़ को 2 भाग में बांटता है। 125 करोड़ का भारतीय रुपया, और बच गया कितना करोड़? 85 की 75 करोड़ का विदेशी मुद्रा। भारतीय रुपया कितना? 125। अब विदेशी रुपया कितना करोड़? 75 करोड़ का क्या होना चाहिए? डॉलर वगैरह होना चाहिए। कि अचानक कहीं डॉलर, भारत से डॉलर खत्म हो गया तो कम से कम कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए? डॉलर रहना चाहिए। और भारतीय रुपया 125 और विदेशी मुद्रा 75। क्या इसकी जरूरत कभी पड़ेगी? जिस दिन इसकी जरूरत पड़ गई भारत बर्बाद हो गया।
समझ में आ रहा है ना? जिस दिन आरबीआई को अपना पैसा निकालना पड़ गया, उस दिन क्या स्थिति होगी देश की आप खुद सोच सकते हैं। तो नोट छापने की वर्तमान में कौन सी विधि? आरबीआई ज्यादा नोट क्यों नहीं छापता है? तरलता बढ़ अब बढ़ गई तरलता, तो मुद्रास्फीति। कभी कभी आरबीआई नोट छाप देता है एक्स्ट्रा, समझ में आ गया? कोरोना के टाइम पे आरबीआई छापता, लेकिन उसको पता था कि कोरोना से जस्ट पहले भारत में मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन थी। कोरोना आया तो अचानक मंदी लाया। आरबीआई नोट इस डर से नहीं छापा कि वैक्सीन जब लग जाएगा ना, आदमी ठीक हो जाएगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इसलिए उसने नोट नहीं छापा। कभी कभी जब बहुत लंबे समय तक मंदी दिखता है ना, बहुत लंबे समय तक मंदी, तो आरबीआई क्या करती है? नोट छाप देती है। नोट क्या करती है? छाप देती है। और उस नोट से सरकार लोगों को लोन दे देती है। क्या कर देती है? लोन दे देती है। याद रखिएगा, ये लोन कितना खतरनाक होगा आगे जाके। सोचिए, ये लोन जो दे रही है, ये मार्केट की तरलता बढ़ा रही है, और यही तरलता आगे जाके क्या कर देगा? इन्फ्लेशन। नोटवा देने का तो दे दिए, लेकिन रिकवर जब करने जाएगा तो मार्केटे में रह जाएगा वो चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा तो रह जाएगा ना, छपने के बाद तो पैसा रह जाएगा। तो पैसा देश के लिए खतरनाक है कि नहीं? अब किसी आदमी को जरूरत है तब पानी चढ़ाइए, स्वस्थ आदमी है, पकड़ के 2 बोतल पानी चढ़ा दीजिए, दिक्कत नहीं हो जाएगा, ओकरा मरिए जाएगा, तो पकड़ के क्यों पानी चढ़ा देते तरह। तो ऐसे नोट नहीं ना छापा जाता है, मंदी के दौरान नोट छापा जाता है। इसे कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। क्या कहा जाता है? हेलीकॉप्टर मनी। जब सरकार मंदी या किसी विकट परिस्थिति में नोट छाप देती है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी मनी? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मनी क्या? अच्छा, हेलीकॉप्टर से पैसा गिराता है। हाँ? कोरोना के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत सरकार को हेलीकॉप्टर मनी का क्या करना चाहिए? छाप देना चाहिए। बाद में वित्त मंत्री ने बुलाया आरबीआई के गवर्नर को, कहा कि देखो हमारा तो ये सब बुझाता ना है, आप ही कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हेलीकॉप्टर मनी में कोई दिक्कत नहीं, छापने का छाप देंगे, आप कोरोना के टाइम का मंदी निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपसे नहीं संभलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी संभल रहा है, महंगाई अभी संभल रहा है, नहीं संभल रहा है यहाँ पर। तो सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर मनी छापा गया रहता कोरोना के बीच में, तो महंगाई कहाँ गया रहता? सिलेंडर 1500 हो गया रहता, अभी तो 1100-1200 चल रहा है, अभी कितना हो गया था? 1500। तो सोच समझ कर नोट छापना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन लीजिए ना तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज होता है इंजेक्शन। तो नोट क्या है? इंजेक्शन। सोच समझ के आपको करना है, तो खतरनाक हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। नोट छापने के लिए कारखाने की जरूरत, छपाई प्रेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? प्रेस की। देखिए, 1 रुपया का नोट छापने की जिम्मेदारी 2 लोगों के पास है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और एक आरबीआई के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास 2 तरह की जिम्मेदारी है। 1 रुपया का नोट कौन छापता है? हाँ, वित्त मंत्रालय। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वित्त मंत्रालय। कौन मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का नोट, वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का नोट और सभी प्रकार का सिक्का, सभी प्रकार का सिक्का, वित्त मंत्रालय। सिक्का और 1 रुपया का नोट, वित्त मंत्रालय। सिक्का और 1 रुपया का नोट, वित्त मंत्रालय। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वित्त मंत्रालय के पास में 2 तरह की जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारी? 1 रुपए का सिक्का, बताइए। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो है, बताइए कितना नोट? 1 रुपया का नोट और प्लस में सिक्का। सिक्का बनाने वाले मशीन को हम लोग कहते हैं मिंट या टकसाल। मिंट या टकसाल। जहां सिक्का बनता है उसे क्या कहते हैं? मिंट या टकसाल। तो सिक्का जहां ढाला जाता है उसे क्या कहते हैं? मिंट या टकसाल कहते हैं। भारत में 5 गो मिंट है। भारत में कितने मिंट है? नक्शा से इजीली याद हो जाएगा। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, नोएडा। कितने टकसाल हैं? कितने टकसाल हैं? 5। मुंबई, देखिए ध्यान से, ऐसे नक्शा पे देखिए। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। टोटल कितने टकसाल? टोटल कितने टकसाल? मुंबई का टकसाल सबसे पुराना।
सबसे बड़का जो टकसाल है, सबसे आधुनिक टकसाल नोएडा। भारत रत्न का जो मेडल बनता है या पद्मश्री वगैरह जो पुरस्कार दिए जाता है, ये भी कहीं ना कहीं टकसाल में ही छपाता होगा, कलकत्ता के टकसाल में। किस टकसाल में? कलकत्ता के टकसाल में। पीपल का पत्ता देखें, वैसे ही रहता है भारत रत्न, उसी शेप में बनाया जाता है, पीपल के पत्ता के शेप में। समझ में आ गया कि नहीं? भारत रत्न किस पत्ते के शेप में? पीपल। टोटल कितने मिनट? टोटल कितने 1 रुपए का नोट कौन मंत्रालय? तो 1 रुपए के नोट पर किसका साइन? वित्त सचिव। किसका? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव, वित्त सचिव। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। सबसे आधुनिक टकसाल नोएडा। टोटल कितने टकसाल? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ कोई दिक्कत? कौन सी हो गया इसको? जाइए, चल जाइए कि नहीं? अब सब लड़की सब भी समझदार हो गई है, सब बेहोश होने से पहले ही चली जाती है सब। 5 मिनट और ब्रेक मारती तो नीचे ऑफिसवा में जाके बैठ जाए ना। आगे देखते हैं। टकसाल समझ में आ गया? अब नोट छापने वाले को देखिए, मिंट किसे कहते हैं? जहां सिक्का छपता है उसे क्या कहते हैं? मिंट। हिंदी में टकसाल। टोटल टकसाल किसके अंडर में है? 5 है, वित्त मंत्रालय के अधीन। किसके अंदर में? इसी में टकसाल में नोटों छप जाएगा। नोट छापने के लिए प्रेस, नोट छापने के लिए प्रेस। समझ में गया? नोट छापने के लिए प्रेस। एक है बैंक नोट प्रेस। कौन सा प्रेस? बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस। एक है करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस जो है वो कहां पर है? ये नासिक में है। कौन सा? करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। अब बैंक नोट प्रेस कहां पर है? देवास में। कहां पर है? देवास। देवास कहां है? मध्य प्रदेश। देवास कहां है? मध्य प्रदेश। बताइए। करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस नासिक, करेंसी नोट प्रेस नासिक में। बैंक नोट प्रेस देवास, बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस नासिक में। ये दोनों के दोनों ये प्रेस काफी पुराने हैं, कई तरह के नोट छापे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा 5 रुपया का नोट कहाँ छपता था, ये कहाँ छपता था। और इसके बाद एक है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में टकसाल और नोट दोनों है, हैदराबाद। और एक है आपका कलकत्ता। कलकत्ता में भी क्या है? दोनों है। कलकत्ता में दोनों है। समझ में गया? कलकत्ता के स्वाबाती में। ये जो प्रेस है, ये देखिए, ये दोनों प्रेस, बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस, ये केंद्र सरकार के अंडर में है। किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के। और ये हैदराबाद और कलकत्ता वाला किसके अंडर में है? आरबीआई। किसके अंडर में? आरबीआई। अब आप कहिएगा कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट बस 1 रुपया का नोट छापता है, और 1 रुपया का नोट भी जो छाप रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेकंड, 1 रुपया का नोट जो छाप रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब आप बताइए वो 1 रुपया का नोट का आज कोई काम है? तो दूधू को प्रेस रखा है। तो नोट छापने पर केवल 1 रुपया के नोटवा पर साइन किसका रहता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन आदेश कौन देता है? वित्त मंत्रालय। कौन देता है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय क्या करता है? बता देता है आरबीआई को, कि डिस्कस कर लेता है कि नोट छापा जाए कि नहीं छापा जाए, और उस हिसाब से अपने से केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नोट छाप सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? केंद्र सरकार के पास नोट छापने की कितने प्रेस है? इसमें 500, 1000, 2000 सब चीज का क्या होता है? नोट छपता है। इसमें भी सब चीज का नोट छपता है। तो नोट छापने वाला तो एक अलग चीज हो गया यहाँ पर, लेकिन डिस्कस कौन करता है? दोनों, वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों करता है। छापने की भी जिम्मेदारी दोनों। लेकिन 1 रुपया के नोट पर साइन किसका? बाकी पर किसका साइन? बाकी पर किसका साइन? आरबीआई। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, वो अपने समय में आरबीआई के गवर्नर थे, अतः उनका आज नोट पर क्या होता है? साइन होता है। 90 के दशक में वो क्या थे? गवर्नर थे। बाद में आगे जाके क्या बन गए? प्रधानमंत्री। किसी को कोई दिक्कत है? भारत में कितने नोट छापने के प्रेस? कितने?
चार में केंद्र सरकार के अधीन और आरबीआई के अधीन, केंद्र के अधीन, आरबीआई के अधीन, हैदराबाद वाला किसके अधीन, कलकत्ता के शाहबाती वाला, और करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, कहाँ है, बैंक नोट, बैंक नोट, करेंसी नोट, दोनों किसके अंडर में है? अभी आरक्षित कोष प्रणाली की न्यूनतम कोष प्रणाली, कितने पैसे रखने होते हैं? नोट छापना समझदारी होता है? हेलीकॉप्टर मनी लीगल है कि नहीं है? लीगल है, लेकिन वो कब छापा जाता है? इमरजेंसी में। कब छापा जाता है? इमरजेंसी में छापा जाता है। समझ में आ गया? जैसे युद्ध हो गया, युद्ध हो गया तो क्या करिए, नोट छाप दीजिए वहां पर, और नोट छाप के उनसे सैलरी दे दीजिए, और सैनिकों को क्या कीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, नए सैनिकों की क्या कर दीजिए, भर्ती कर दीजिए। अलग अलग टाइप का होता है ना। मेन सैनिक को कहाँ भेज दीजिए? लड़ने के लिए। अब आने वाले समय में देखिएगा नहीं, यूक्रेन भी क्या छापेगा? हेलीकॉप्टर मनी। काय के लिए रूस ने पूरी तरह से क्या कर दिया है? चौपट कर दिया है। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी अगर ज्यादा छाप दिया तो रूस से ज्यादा अपने चौपट हो जाएगा। रूस के हमले से उतना ना चौपट होगा जितना किससे चौपट हो जाएगा? अपने पैसा से हो जाएगा। श्रीलंका यूज करेगा और मर जाएगा। आज के जमाने में अगर श्रीलंका नोट छाप दिया तो समझिए आत्महत्या कर लिया। उस गधा को पहले से रेपो रेट वगैरह कंट्रोल करके रखना चाहिए। अब घोंचू तो हम क्या करें, यहाँ पे इतना सस्ता बैच है तब वो नहीं खरीदा। आगे बढ़ जाए। कितने मिंट कितने हैं? मिंट किसके अंडर में? हाँ, केंद्र सरकार यानी वित्त मंत्रालय। कितने मिनट है? कहाँ कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। भारत रत्न कहाँ बनता है? मेडल वगैरह हाँ, कलकत्ता के मिंट में जो भी मेडल वगैरह दिया जाता है, सेना वगैरह का मेडल, वो सब कहाँ बनता है? कलकत्ता के मिंट में। हैदराबाद और कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस और मिंट दोनों है। केंद्र टोटल भारत में कितने प्रिंटिंग प्रेस? कितने प्रेस? केंद्र सरकार के अंडर में, आरबीआई के अंडर में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? कहाँ पे है? देवास। और करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस कुछ कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े। अब इसको जाली नोट का कारखाना, नकली नोट चुरा के छापता है गधा कहीं का। साइन करना कौन मत बोल बात है? कौन हाथ से साइन करता है क्या आरबीआई? जब गधा है। तुमको क्या लगता है जितना पीडीएफ मिला है सबको आदमी लिखा है? प्रिंटर में डाला है, प्रिंट हो गया, उसी तरह कंप्यूटर से एक बार स्कैन करके प्रिंट मार देता है उसमें। देखिए, नोट छपने में, ब्लैक नोट छपने का सबसे बड़ा कारण होता है कागज। क्योंकि नोट असली है या नकली है ये रंग से नहीं पता चलता, छूने से ही पता चल जाता। तो दिक्कत क्या था, पहले भारत में नकली नोट ज्यादा आते थे क्योंकि हम लोग अपने नोट का कागज जर्मनी से खरीदते थे, और पाकिस्तान भी अपने यहाँ नोट का कागज जर्मनी से खरीदता था। तो भाई कागजवा तो जर्मनी से खरीद लिए, तो जिससे पकड़ाता था वही चीज क्या हो गया है? एक हो गया है। अब कलर से थोड़ी ना कोई इतना ध्यान देता है, इसे नोट वो अपना हल्का लगने लगता है। तो अभी भारत ने क्या कर लिया, अपना अलग कर लिया, अपना यहाँ का नोट अलग कर दिया, साइजो टेढ़ा कर दिया, सबका सब क्या कर दिया, छोटा कर दिया। भारत में नोट में अभी एक ही समस्या है, 2000 का नोट नहीं होना चाहिए। 2000 का नोट हर हाल में बंद हो जाना चाहिए। हो जाएगा। असल में नोटबंदी के नाम पर मोदी जी को लोगों ने इतना सुना दिया है कि अब बेचारे डर डर के कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, न तो फिर कहेंगे देखो देखो 1 किलो ललका नोटवा। उस समय मोदी जी की भी मजबूरी समझिए, अचानक से लोगों की जरूरत पूरी करनी थी, और अगर 1000 या 500 का नोट छापते तो, अगर 500 का नोट छापते 4 को छापना पड़ता, और 2000 का छापते तो 1 को छाप दिए। तो जल्दी से जल्दी लोगों की क्या करना था, जरूरतों को पूरा करना था। लॉस तो बहुत लगा था, लॉस देश को नोटबंदी से बहुत लगा था, और मोदी जी के नोटबंदी को डुबा दिया वित्त मंत्रालय ने। कोई आइडिया ही नहीं था वित्त मंत्रालय। उनको लग गया कि एक काम करते हैं, नोट बदलेंगे, जो आदमी नोट ले जाएगा उनके यहाँ स्याही मार देंगे बदल के, जिसका अकाउंट नंबर होगा स्याही मार देंगे, हो जाएगा। लोगों ने कहा, मंत्रालय ने पूछा स्याही कहाँ से लेंगे? चुनाव आयोग से ले लेंगे। गए लोग चुनाव, नोटबंदी करके चुनाव आयोग से स्याही मांगने भगा दिया, भाग यहाँ से। आरबीआई कहीं का
काहे भगा रहे हैं? तो पगला है क्या? यूपी में चुनाव है 1 महीना बाद, सब सिया तोड़े देते हम, भाग यहाँ से। कहा जा, गड़बड़ हो गई लो, खेला हो गई लो। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। अगर अपना अगले सामने वाले को कंप्लीट प्लान बताइएगा। अगर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं तो कंप्लीट प्लान बनाइए। इन्हें क्या अधूरे बताएं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अधूरे बताए तो हो जाएगा काम। एक आदमी हमको कह रहे थे, मतलब टीचर थे, तो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर थोड़ा आइए मिलते हैं हम लोग घर द्वार में। हम कहे कि चलो भाई, एक टीचर कर्टसी पे मिलते रहता है। कैसा दोपहर में आइए यहाँ पर, आधा ये बता रहे हैं। हम कहे ठीक है आते हैं, रिक्वेस्ट करके गए वहाँ पर। हम यहाँ पे गए, खाना पीना खाएं। हम कहें कि खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर। खाना पीना खा के वहाँ गए तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हम यहाँ से खाना वाना बनवाए हैं। हम कहें दास आधा बतिया बताएंगे कि मिलना है, बोलिए ना खाना वाना बना रहे, हम खा के चला है। अब बताइए, खा के चला, आधे घंटा पहले खाए, वहाँ कितना खा सकता है आदमी? अब नहीं खाएगा तो आदमी तो घुसिया जाएंगे। हम कहे आप प्लान चौपट किए, सेम आरबीआई और वित्त आयोग के चुनाव है। आप एक बार बता देते कि आना है, चलिए आ जाते हैं, खाना समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब हमको बहुत खराब लग रहा था, कितना खा लेगा? हम तो अपने खाना बैठते हैं तो एकदम दाब के खा जाते हैं। हाँ, एकदम खा होके एकदम देखते ही शीशा खोल के दिख रहा है कि नहीं, यहां तक आ जाता है एकदम। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए, वहां नहीं खा पाए तो गुस्सिया गए कि नहीं खाए, इसका मतलब अच्छा नहीं लगा। हम कहे अच्छा नहीं लगा, आप बेवकूफी किए, आपको बोलना चाहिए ना खाना पीना नहीं खा के आइए, तो हम 2 दिन पहले ही छोड़ देते हैं। कह रहे सर आप नहीं खाए तो आपको घाटा लग गया। नहीं, ऐसा नहीं, हमको खाना खाने का शौक नहीं है, वैरायटी क्या खा ले को कुछ शौक नहीं है। हमको बस अपना टारगेट दिखता है कि जिस तरह से पढ़ाने के लिए ब्रेन की जरूरत है, उस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने की जरूरत। खाएंगे ससुरा को तो खाएंगे। रात का खाना हम कितने बजे खाए थे? लगभग 2:30 बजे उठ के खाए थे। हाँ, नींद आ गया था, कहे अरे छोड़ कैसे देंगे तुम, आ यहाँ पे। रोटी साइड से टाइट हो गया था, साइड से नोच के उसको हटा दिए हैं, जो कैसे छोड़ेंगे तोरा? हाँ, सूख जाता है वो। चलिए अब ध्यान दिया, प्रेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने प्रेस? कौन कौन? बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस और हैदराबाद और प्रेस याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। प्रेस पहले नोट छापने की कौन सी विधि थी? आरक्षित कोष प्रणाली। अभी कौन है? अलग अलग कंपनी है भाई, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जैसे बैंक नोट प्रेस में ना ये भी छप जाता है, क्या नाम है, चेकबुक। देखते हैं चेकबुक वगैरह, बॉन्ड पेपर, चेकबुक, ये सब भी क्या हो जाता है, छप जाता है। तो वो उसके लिए भी कई सारे काम में आ जाते हैं, तो अलग अलग चीजों में छापे जाते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली में कितने पैसे को रखा जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली में कितना रखेंगे? कितना? 200 करोड़। मटेरियल मिल गया आप सब लोग को? देवास में कौन सा प्रेस है? हाँ, बैंक नोट 20, 50, 100, 500 के नोट छपते हैं। नासिक में कौन सा है? करेंसी 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छपते हैं। हैदराबाद और शाहबादी का प्रेस आधुनिक है, किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? आरबीआई के अंडर में। समझ में आ गया? टकसाल कितने हैं? कितने हैं? आरबीआई वर्तमान में किस विधि पर नोट छापती है? 1 रुपए के नोट पर कितने लोगों किसका हस्ताक्षर होता है? कलकत्ता टकसाल में क्या क्या चीज बनता है? मुद्रास्फीति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आरबीआई वगैरह समझ में आ गया? साख नियंत्रण ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे आरबीआई का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि आरबीआई में कौन कौन होता है जो इसे कंट्रोल करता है। अब इसके आगे का क्लास आपका होगा 5 मई को। कितने मई को होगा? 5 मई को होगा। इसके पर ईद के लिए आप लोग को छुट्टी हो जाती है, सब लोगों को ईद